कि धनबल का इस्तेमाल, सांप्रदायिक जहर का इस्तेमाल और एजेंसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है हमला बोलने के लिए। खेला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको समझ में दोस्तों? मैं जानता हूं आपके जहन में एक सवाल होगा, जीतने कौन वाला है? पिछले 48 घंटों में दोस्तों घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने आखिरी 48 घंटों में कारपेट बॉम्बिंग की है, जिसका अर्थ क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोरदार रोड शोज कर रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा धन बल का इस्तेमाल, एजेंसीज का इस्तेमाल, यहां तक कि चुनाव आयोग का भी इस्तेमाल किया जा रहा है कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए। मगर क्या कांग्रेस पीछे है? बिल्कुल नहीं। वो कहावत है ना, जिसकी जूती उसी के सर। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का इस्तेमाल कर रही है कांग्रेस उसी पर हमला बोलने के लिए। कैसे, मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों। चुनावी कैंपेनिंग का वक्त खत्म हो गया था। प्रियंका गांधी वाड्रा चतुर राजनीति की मिसाल देती हैं, और वो चतुर राजनीति क्या है? वो पड़ोसी तेलंगाना पहुंच जाती हैं वहां पर युवा संघर्ष रैली करने, और वहां पर वो रैली को संबोधित करती हैं। गौर कीजिएगा, कैंपेनिंग का वक्त खत्म हो चुका है, मगर प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं तेलंगाना पहुंच जाती हैं जहां पर चुनाव आचार संहिता नहीं है, और वो तेलंगाना का हिस्सा जो कि कर्नाटक से जुड़ा हुआ है, और वहां पर आप देख सकते हैं भीड़ को संबोधित करने लगती हैं। ये युवा संघर्ष रैली है दोस्तों, और आप देख सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर यहां लोग जुट रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से सीखकर राजनीति कर रही है, उसी का जूता उसी के सिर पर मार रही है। और दिलचस्प बात यह नहीं है, दिलचस्प बात यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने यहां पर कहा क्या। मैं चाहूंगा उनके एक एक शब्द पर गौर कीजिए और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। आपकी स्क्रीन पर प्रियंका गांधी वाड्रा। आज आप यहां पे जब मुझे कहते हैं कि मैं इंदिरा अम्मा जैसी एक नई इंदिरा अम्मा हूं, यह हल्की बात नहीं है बहनों और भाइयों, ये हल्की बात नहीं है। जब आप ऐसे कहते हैं तो मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है, क्योंकि आप उस महिला को याद कर रहे हैं जो 40 साल से पहले ही गुजर चुकी हैं, शहीद हो गई देश के लिए 1984 में। आज हम 2023 में हैं, लेकिन आप उनको श्रद्धा के साथ, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम के साथ याद कर रहे हैं, और आप अभी भी आशा रख रहे हैं कि उनकी तरह कोई आपकी मदद करे, क्योंकि वो एक ईमानदार नेता थी, अपनी देश के लिए समर्पित थी और आपके भविष्य के लिए समर्पित थी। तो जब आप ऐसा कहते हैं तो मेरे मन में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास होता है कि आपके सामने खड़े होकर मैं ना झूठे वादे कर सकती हूँ, ना झूठी बातें बता सकती हूँ, और आपके सामने जब मैं खड़ी होती हूँ तो ईमानदारी से मैं सच बोलना चाहती हूँ, और मैं यही कहना चाहती हूँ जिसमें आपकी भलाई है। इसीलिए आपने सोनिया अम्मा का नाम भी लिया, और आपको मालूम है कि आपके प्रदेश को बनाने में उनकी भूमिका बहुत रही। मैं उनकी बेटी हूं। यहां अगर आपके सामने खड़ी हूं तो मैं समझती हूं कि ये निर्णय उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से लिया, और वे भी आपके लिए आजीवन समर्पित रही। और किया आपने, प्रियंका गांधी वाड्रा ने इंदिरा अम्मा का नाम लिया, यानी कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी को कर्नाटक में इंदिरा अम्मा के नाम से जाना जाता है। एक पत्रकार ने मुझे याद दिलाया है कि आपातकाल के बाद चिकमंगलुरु में चुनाव हुआ था, यानी कि कर्नाटक में उपचुनाव हुआ था जिसमें इंदिरा गांधी ने हिस्सा लिया था, और इंदिरा गांधी को जीत हासिल हुई थी। और उन चुनावों में यह नारा लगाया गया था, एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलुरु चिकमंगलुरु। यह मुझे किसी पत्रकार ने याद दिलाया दोस्तों, और मुझे याद है जब मैं छोटा था 80 के दशक में, मुझे मेरे पापा ने इसके बारे में बताया था। हालांकि यह चुनाव जो है वो 70 के दशक में हुआ था। एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलुरु चिकमंगलुरु। और इंदिरा गांधी को इंदिरा अम्मा के नाम से जाना जाता था। प्रियंका गांधी वाड्रा अपने भाषण में कहीं ना कहीं उसी इमोशनल लिंक का इस्तेमाल कर रही हैं। वो इंदिरा गांधी को खुद से जोड़ रही हैं और इंदिरा अम्मा का जिक्र करके बहुत ही चतुर राजनीति का परिचय दे रही हैं। मैंने आपसे कार्यक्रम में कहा कि कांग्रेस बीजेपी की राजनीति का इस्तेमाल कर रही है उसी पर हमला बोलने के लिए। अब आप लोगों के जहन में सवाल होगा कि इसका क्या अर्थ है? तो याद कीजिए, लोकसभा चुनावों में वोट डाले जा रहे थे और प्रधानमंत्री एक गुफा में बैठकर यहां पर जो है ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं। यानी कि लोग वोट डाल रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर पूरे भारत में न्यूज चैनल्स के जरिए दिखाई जा रही थी। यह सरासर नैतिक तौर पर चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है, मगर चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा। प्रधानमंत्री ये करते रहे, बीजेपी ये करती रही, और बीजेपी को कहीं ना कहीं इस बात का फायदा मिला। अब दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूं। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे थे। जिस दिन वोट डाले जा रहे थे, शायद तीसरा या चौथा चरण था, प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं बांग्लादेश।
और बांग्लादेश में वो एक हिंदू मंदिर जाकर अपना शीश झुकाते हैं। वो हिंदू मंदिर जो पश्चिम बंगाल में एक समुदाय के लिए बहुत मायने रखता है। मगर बीजेपी ये कर रही थी। प्रधानमंत्री की ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के तमाम न्यूज चैनल्स भी दिखा रहे थे। अब आपने देखा मैंने क्यों कहा कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का इस्तेमाल कांग्रेस कर रही है उन पर हमला बोलने के लिए। ये तमाम चीजें दोस्तों जो कांग्रेस सीख रही है, क्या ये सही है? नैतिक तौर पर सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, उसके बाद ये नहीं करना चाहिए। मगर कानूनी तौर पर जो कर रही है प्रियंका गांधी वाड्रा, उस पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। हां, मुझे यह देखना होगा कि 10 मई को जब वोट डाले जाएंगे तब न्यूज चैनल्स किसको दिखाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई ड्रामा या प्रियंका गांधी वाड्रा का कोई राजनीतिक ड्रामा? क्या दिखाया जाता है? क्या प्रियंका गांधी वाड्रा उसी तरह से जमीन पर उतरेंगी 10 मई को? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरह से कुछ करेंगे? क्या राहुल गांधी या सिद्धरमैया कुछ करेंगे? ये तमाम हमारे जहन में सवाल हैं। मगर एक बात तय है दोस्तों कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लहजे में जवाब दे रही है। और ऐसा क्यों, मैं आपको बतलाता हूं। क्योंकि आखिरी 48 घंटों में धन बल का जबरदस्त इस्तेमाल किया गया है। और आपको यह बतलाने की कतई जरूरत नहीं है, जहां तक पैसे की बात है, धन बल की बात है, तो बीजेपी कहां है और कांग्रेस कहां? दोनों में जमीन आसमान का फर्क है और पैसा बहाया जा रहा है दोस्तों। मेरे कई पत्रकार मित्र कह रहे हैं कि इसका असर पड़ सकता है, और बात वहां तक सीमित नहीं है। सांप्रदायिक तौर पर जहरीले बयान लगातार दिए जा रहे हैं, अनर्गल मुद्दे को उठाए जा रहे हैं। मसलन प्रधानमंत्री का यह वाहियात बयान जिसमें वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस कर्नाटक को देश से अलग करना चाहती है। क्यों? क्योंकि सोनिया गांधी ने कर्नाटक के लिए संप्रभु, सॉवरेन शब्द का इस्तेमाल किया। सोनिया गांधी ने इस बयान में कहा था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम कर्नाटक की छवि की रक्षा करेंगे, उनकी संप्रभुता की रक्षा करेंगे और उसकी अखंडता की रक्षा करेंगे। मेरे हिसाब से, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, सोनिया गांधी को यह नहीं कहना चाहिए था। सॉवरेन यानी संप्रभु शब्द का इस्तेमाल देश के लिए किया जाता है, राज्य के लिए नहीं। हो सकता है कि सोनिया गांधी कहीं ना कहीं कर्नाटक के अंदर भाजपा जो अक्सर दंगे का माहौल बनाने की कोशिश करती रहती है उसका जिक्र कर रही हूं, मगर सॉवरेन शब्द का इस्तेमाल सही नहीं था। मगर प्रधानमंत्री तो बहुत आगे निकल गए। वो ये तक कहने लगे कि सोनिया गांधी या कांग्रेस जो है वो कर्नाटक को देश से अलग करना चाहती है। और यही नहीं दोस्तों, इस मुद्दे पर चुनाव आयोग ने बाकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनसे जवाब तलब किया है। तो इसलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि धनबल का इस्तेमाल, सांप्रदायिक जहर का इस्तेमाल और एजेंसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है हमला बोलने के लिए। इनकम टैक्स आए दिन रेड मार रही है और कल तक रेड मार रही थी। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? उन निर्णायक दिनों में जब कांग्रेस को अपने करीबी बिजनेसमैन के जरिए या व्यवसायियों के जरिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, तब इनकम टैक्स जो है वो रेड मार रही है कांग्रेस नेताओं और कांग्रेस समर्थकों पर। खेला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको समझ में दोस्तों? और जैसे मैंने कहा ना, एजेंसीज का तो इस्तेमाल हो ही रहा है, इनकम टैक्स का इस्तेमाल हो रहा है। चुनाव आयोग धड़ल्ले से भाजपा के लिए बैटिंग कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियांक खड़गे को इसीलिए नोटिस दिया गया है क्योंकि प्रियांक खड़गे ने प्रधानमंत्री के लिए नालायक शब्द का इस्तेमाल किया था। मगर याद कीजिए, प्रधानमंत्री ने तो खुलेआम मंच पर खड़े होकर बजरंग बली के नाम पर वोट मांगा था, जो कि चुनावी दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। उनके कैंपेनिंग पर रोक लग जानी चाहिए थी, मगर चुनाव आयोग में इतनी हिम्मत नहीं है। तो यह सब क्या बतला रहा है कि साम दाम दंड भेद से किसी भी कीमत पर भाजपा ये चुनाव जीतना चाहती है।